बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज की रात पाकिस्तान की म्यूज़िक, संगीत और साज़ों की जो आवाज़ें आस्ता आस्ता दबती जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और फ़नकारों की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। साज़ जो खुशियाँ देते हैं, फ़नकार मोहब्बतें बांटते हैं, और संगीत तो रूह की ग़िज़ा है। और संगीत के बगैर या संगीत के ना समझने वाला इंसान नहीं होता। संगीत को समझना, संगीत से प्यार करना भी एक इंसानियत है। संगीत से प्यार करने वाले फ़नकारों की नाक़दरी की इंतहा इस मुल्क के अंदर आस्ता आस्ता जो होती जा रही है, उसमें फ़नकार ज़िंदगी में ही बेनामी के मौत मरते जा रहे हैं। बड़े बड़े फ़नकार, बड़ा नाम पाकिस्तान के अंदर कमाया, मगर वो आस्ता आस्ता हुकूमती अवामी लापरवाही का शिकार होते हुए जीते जी खुशियाँ देने वाले मरते जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के ऐसे ही लीजेंड, बहुत बड़े नाम, भंगड़ा किंग, पॉप स्टार, और उनके गाने जब वो गाता है तो लोगों को नचा देता है, झुमा देता है, लोग झूमते हैं। और उसी ने क्रिकेट की दुनिया में पहली बार वर्ल्ड कप के दौरान कैसेटी दुनिया में गाना गाया। 80s के दौर में फिर जावेद मियांदाद के हवाले से भी उसने गाना गाया, कौन आया जावेद मियांदाद। यकीनन आज आप समझ गए होंगे, खरी बात करेंगे मुल्क के बेहतरीन गुलकार सलीम जावेद के साथ। सलीम भाई, मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आज खरी बात के लिए मौका दिया। घर के अंदर एक खूबसूरत किस्म का स्टूडियो भी बनाया है, और यहाँ पे म्यूज़िक सुर खुद बना रहे हैं बैठे हुए। म्यूज़िक की दुनिया से आने से पहले 25 दिसंबर 1960 को आप हैदराबाद में पैदा हुए। म्यूज़िक की तरफ आपका आना कैसा हुआ? आपकी फैमिली के अंदर कोई गुलकार, सिंगर, कोई ढोलकी, कोई तबला बजाने वाला था ही नहीं। आपके वालिद साहब, अजीज़ साहब तो एक बिजनेसमैन थे। तो आप ये गाने बजाने और फिर नाचने, झूमने, लोगों को नचाने के लिए कैसे चल पड़े? देखिए, बहुत सारी चीज़ आपके लिए मुकद्दर में होती हैं। आपने क्या बनना है, शुरू में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहाँ से शुरू होता है, किस लेवल का बिजनेसमैन बन जाता है। वो बड़े बड़े ऐसे हमारे सामने हिस्ट्री है हमारी कि ये जी ये थे और ये कहाँ पहुँचे, में दुनिया में एक नंबर पर हैं। तो इसमें किस्मत का अमल दखल होता है, तकदीर होती है कि आपने क्या बनना है, कहाँ तक जाना है, नहीं भी बनना। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने ट्राई की है, फ़नकारों ने भी, बिज़नेस के अंदर भी नहीं कर पाए कुछ। खुशकिस्मती होती है, मेरी भी खुशकिस्मती थी कि मैं कैसे शहर में पैदा हुआ। हैदराबाद बड़ा मोहब्बत करने वाले लोगों का शहर है और बड़ी तारीख़ी चीज़ें हैं वहाँ पे हैदराबाद के अंदर। तो वहाँ पे इतना म्यूज़िक भी नहीं था। वहाँ से निकल के कराची आना, म्यूजिक तो वहाँ पे है, बड़े बड़े उस्ताद, कवि थे, हैं, मगर संगीत के सुर ताल के वहाँ से हिसाब निकले से सारे, बड़े बड़े मगर वहाँ खान साहब मौजूद हैं। हैदराबाद में कोई ऐसा आपके लिए ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिससे आप पूरी दुनिया में, ये पूरे पाकिस्तान में जा सकें। कोई एकेडमी नहीं थी, एकेडमी भी नहीं थी, ना कोई ऐसा कुछ था। तो आपको दो ऐसी जगह थी, कराची, एक लाहौर। अगर आपने स्टार बनना या कुछ करना, कराची आना होता था या लाहौर जाना होता था। लाहौर फिल्म के हवाले से जाना जाता था, कराची पॉप म्यूज़िक के हवाले से जाना जाता था, क्योंकि पॉप म्यूज़िक यहाँ आपने से बात की कराची और लाहौर की। लाहौर और कराची आज भी फ़न की दुनिया पे हावी, उसी का कब्ज़ा। बाकी शहरों में फ़नकार दर बदर, उनको कोई रास्ते नहीं मिलते। ये कराची और लाहौर की जो लाबी है, फ़नकारों को जोड़ के वहीं तक अपने पास कैद करके क्यों रखा हुआ है? देखिए, लॉबी तो है। अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि ये नहीं, आप गलत कह रहे हैं, लॉबी तो है और इसमें इजाफा होता जा रहा है, इसके अंदर शिद्दत आती जा रही है। मगर
लाहौर के अंदर जाहिर सी बात है कि ये इंडस्ट्री का गढ़ है। जैसे अगर इंडिया में देखें तो वो बॉम्बे गढ़ है, कहीं भी पूरे इंडिया से वहीं आता है आदमी। तो इसलिए कराची आते हैं या लाहौर जाते हैं, ये इत्तेफाक कह लें इसको या कुछ कह लें, मगर फ़नकार जो निकल के आते हैं ना, वो बलूचिस्तान से भी निकल के आते हैं जी, सिंध से भी निकल के आते हैं, है ना, पेशावर हमारे खैबर पख्तूनख्वा से भी निकल के आते हैं, गिलगित से भी निकल के आते हैं। फनकार सारे निकल के आ रहे हैं। देखें फिर वो घूम फिर के आते वो ये लाहौर और कराची में। उनकी भी एक मजबूरी है, अगर वो वहाँ रहेंगे, वो शोज़ करते रहेंगे, अपने इवेंट करते रहेंगे, मगर पूरी दुनिया तक जाने के लिए ना उनको करना पड़ेगा, उसको कराची आना पड़ेगा या लाहौर जाना पड़ेगा। आपने भंगड़े की तरफ तवज्जो दी, और पाकिस्तान में जब भंगड़ा करना जुर्म समझा जाता था, लोग भंगड़े से डरते थे, तो आपने बगैर किसी खौफ के भंगड़े की तरफ क्यों आए और भंगड़े को इंट्रोड्यूस आपने रीमिक्स करके क्यों किया? और जो रीमिक्स गाने का ट्रेंड पड़ा, रीमिक्स गाने का जो ट्रेंड है वो आपने डाला, तो भंगड़े का कैसे आपको शौक हुआ और ये जुनून मरने का कोई खौफ नहीं था? तो मुझे मोटे साहब, कोई मेरी आप हिस्ट्री देख लेंगे म्यूज़िक की, कि मैंने हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद चेंज मारा है, हर थोड़े अरसे बाद कुछ नई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की है जो आज वो ट्रेंड के अंदर आ गई है, सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये था कि आलमगीर साहब पॉप बाबा हैं हमारे इंडस्ट्री के, तो आलमगीर साहब ने पॉप किया, हमारे दूसरे आर्टिस्टों ने भी पॉप म्यूज़िक में थे, मगर वो एक रिवायती स्टाइल का पॉप लगता था। तो अगर मैं भी आता तो मैं भी आलमगीर साहब की कॉपी करता या दूसरे आर्टिस्टों की, तो मुझे ये लगता था कि नहीं, कुछ और करना है। तो उसी पॉप को मैंने कहा कि इसके अंदर हम भंगड़ा मिक्स करते हैं। भंगड़ा मिक्स करते हैं, हाँ, ये पंजाबी म्यूजिक, इसमें कोई आपका उस्ताद नहीं है, खुद ही उस्ताद बन गए? नहीं, बस वो जहनी तौर पे ये क्रिएशन होती किसी से मुतासिर नहीं हुए? नो, क्रिएशन होती है। और फिर मैंने कहा कि इसको किया जाए, अगर इस ढोल को और गिटारों को और इसको अगर मिक्स किया जाए, ये थोड़ा सा चेंज होगा। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो मज़ा आने लगा, कॉन्सर्ट में एक दो जगह किया, लोग ने कहा ये क्या नया है, वो झूमने लगे लोग सारे, तो फिर वो रिवायत बन गई। अब आज देखें, मुझे ये करते हुए कोई 40 साल के करीब हो गए, यही म्यूज़िक करते, यही स्टाइल करते हुए। आज पाकिस्तान का पूरा बच्चा जितनी भी पूरी इंडस्ट्री, वो हर आदमी ढोल लेके आता है, चाहे वो पॉप ढोल लेके, ढोल बजा के रोजगार हो रहा है। जो ये ढोल बजाने का ट्रेंड था, कितने ढोल बजाने वालों को रोजगार मिला? बेशुमार लोगों को मिला है। कुछ लोगों ने ढोल सीखा भी है, कुछ लोगों ने। आपके बजाना आता है ढोल? नहीं, मुझे तो नहीं आता, बहरहाल मैंने कुछ ऐसे लोगों को लिया, सुनना आता है कि कौन अच्छा बजा रहा है। तो अब इतने, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड बढ़ गई कि यार ढोल चाहिए, तो बेशुमार ढोल वाले अक्सर इन बजाने वालों की ज़िंदगी दर बदर खाक बसर होती है और बुरी हालत, उनको इतने मुआवजा भी, ख़ास पैसे नहीं मिलते, चाहे जितने भी साजिंदे म्यूजिशंस, उनकी बुरी हालत। फनकार अपने साजिंदों की, अपने म्यूजिशंस की, इन ढोल बजाने वालों की सरपरस्ती क्यों नहीं करते? ये एक अलमिया है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि सिंगर, फनकार जो होते हैं, वो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फ्रंट पे रहते हैं, वो तो बहुत आगे बहुत पैसे निकल जाते हैं, कमा जाते हैं, पैसे कमा जाते हैं, उनको सब चंद हज़ारों में देते हैं, खुद लाखों रुपए, लाख ये होता है। मगर इसमें सब आर्टिस्ट ऐसे नहीं, सब नहीं करते। कुछ लोग बड़े खुदा तर्स भी हैं, कुछ लोग बहुत अपने, मेरे साथ फ़र्ज़ करें, मैं कोई उसके लिए नहीं, मेरे साथ एक अनवर साहब ढोल बजाते थे, जिन्हें मैं लेके आया था, सालों बजाते रहे, पूरी दुनिया में प्ले किया उन्होंने जाके। अब वो जाहिर से बात आ गई है, अब जदीद म्यूज़िक आ गई है, चेंज आ गया है। हमने उनको, मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मेरे साथ रहें, चलते रहे, जहाँ तक चलाता रहा। फिर एक जगह ऐसी आ गई थी कि मैंने कहा अब ये, तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं उनकी जो अपनी तरफ से होती है वो मैं करता हूँ उनके लिए। जो भी कौन से फनकार हैं जो इन बजाने वालों को बजा देते हैं, खुद इंसान नहीं समझते, उनको ढोल समझ के बजा देते हैं? तो कौन से फनकार हैं, कोई नाम लेंगे जो म्यूजिशियन को भी बजा देते हैं? म्यूजिशियनों की अब जो, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, अब मीडिया आता जा रहा है, लोगों के हाथ सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, उस वजह से बहुत सारे लोग एहतियात भी करते हैं और लोगों को अब शऊर भी आ रहा है। आपने बात की सोशल मीडिया की, इस वक्त सोशल मीडिया के तो नए फनकार, टिकटॉकर, यूट्यूबर, पता नहीं कौन से किस्म के नए नमूने किस्म के फ़नकार आ गए हैं। उन नमूनों को आप फ़नकार समझते या कोई और कुछ समझते? क्या कहेंगे इन सोशल मीडियाई सिंगर्स को, आर्टिस्टों को? वो आपसे भी ज़्यादा व्यूअरशिप के चक्कर में पॉपुलर होते जा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया, अब ये सबके हाथ में एक मोबाइल है,
तो लोगों को ये तो देखें, हर दौर में कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। हम उनको फनकार कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि एक आर्ट तो है, वो अपनी उस आर्ट से दुनिया को कैप्चर तो कर रहे हैं, वो पकड़ तो रहे हैं लोगों को, और लोग, दुनिया उनके साथ लग गई है। मगर कुछ जगहें पे जो है ना, वो लाइन जो होते हैं ना, रेड लाइन जिसे कहते हैं, वो क्रॉस भी उसमें तो करते ऐसे हैं। बहुत सारे हैं जो बेसुरे हैं, बेताले हैं, यस पता नहीं यस, क्या है उनको, ना तो सुर की, न ताल की, न म्यूजिक की, न मीम की, म्यूजिक के मीम का भी पता नहीं। वो उनको फिर आपके ने कहेंगे या ना कहेंगे, नहीं नहीं एक तरफ कैसे ले भुट्टो चलेंगे हम? साहब, देखें, जो लोग जो यूट्यूब पे हैं, जो व्लॉगर हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही हैं, ना उनको कोई तकरीबात में बुलाया जाता है, ना किसी कॉन्सर्ट में बुलाया जाता है, क्योंकि कॉन्सर्ट में तो आपको गाना है, और गाना 2 घंटे गाना है। हम लोग होते हैं जितने और दूसरे आर्टिस्ट हैं, हमारे सोलो कॉन्सर्ट होते हैं 3-3 घंटे भी गाते हैं हम लोग। 3 घंटे लोगों को सुनाना, वो टिकटॉकर तो नहीं सुना सकता। टिकटॉकर तो लिपसिंग और ये वो कार्टून टाइप का कुछ सीन, वो तो अपनी शक्ल बिगाड़ सकता है। वो बिगाड़ सकता है। या खूबसूरत, आजकल तो टूल्स आ गए हैं कि आपकी शक्ल अच्छी भी हो जाती है, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि यहाँ पे जानबूझ के शक्लों के बुनियादों पे भी लोग देखते हैं, खास Yes. करके खवातीन की, चाहे वो शक्ल जैसी भी है, उसको सॉफ्टवेयर से मेकअप करके, सजा के, धुला के, नहला के Yes. सोशल मीडिया पेश कर रही है। इस अमल को कैसे देखेंगे? यार वैसे तो इसको दूसरी चीज़ में कहा जाए तो ये तो चिटिंग भी है। Cheating भी है। कि बेशुमार लोगों के साथ ऐसे किस्से हुए हैं कि उसने देखा कि खूबसूरत लड़की है और उसके बाद जाके उसने, आपको ऐसी कोई खूबसूरत लड़की टकराएगी सोशल मीडिया पे, एक और आपका नहीं, कलेजा मैं पट गया हो देखते ही। सोशल मीडिया का मुझे पता है कि क्या है, झूठ ज़्यादा है, सच बहुत झूठ कम ज़्यादा है। है। हाँ, 10% या 5% सच होगा, बाकी तो आपको पता है क्या से क्या। किसी की अगर इज्जत की ऐसी कम तैसी करनी है तो वो आप देख लें, उस पर होती है। जो अच्छी फनकारें हैं, अच्छे फनकार हैं, उनको तो मौके कम मिल रहे हैं, चाहे सरकारी इवेंट्स हो, सरकारी फंक्शन हो, तकरीबात हो, जलसे जुलूस, वही बेसुरी किस्म की शक्लें या रंग बिरंगी किस्म की शक्लें, रंग बिरंगी कपड़े वो पहन के कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई हिल रहा है, फन तो है नहीं, उनको कोई और नाम दे सकेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? यार अब भुट्टो साहब, मैं थोड़ा सा बचता भी हूँ, क्योंकि ये सब मिलते बचता रहते भी हैं, हो। बचता हूँ मैं इन लोगों बचता से। हूँ तो बच भी सकता हूँ, बचता दोनों भी, का हाँ, ये माहौल भी ऐसा ही है कि तुमने यार हमारे आर्टिस्ट को ये कर दिया। अब आपको पता है क्या माहौल चल रहा है इस टाइम। मगर मुझे उन पे कभी कभी जो है ना, देखें, फ़र्ज़ करें अगर मुझे कोई अवार्ड किसी की सिफारिश में मिल गया, जो कि हो रहा है ना, जो कि है, मैं वो अवार्ड लेना नहीं चाहूँगा कि यार मुझे किसी ने कहा वो सोर्स लगवाइए। कुछ लोग तो बाकायदा सोर्स लगवाते हैं, पीआरशिप अपनी यूज़ करते हैं और लोगों को करते हैं कि यार कि मुझे किसी तरीके से ये अवार्ड मिल जाए या ये मिल जाए, और मिल भी जाता है। आपको सदारती अवार्ड से लेके तमगा इम्तियाज से लेके सितारा हिलाल तक कोई भी सरकारी नहीं, अवार्ड अब मुझे तक नहीं मिला। बहुत सारे और अवार्ड आपको मिल चुके हैं, एक्सेलेंस अवार्ड से लेके बड़े बड़े, अवार्ड हाँ, ले चुके हैं, excellent मगर award हमारा सरकारी बड़ा- अवार्ड आपके लिए क्यों नहीं? मुझे पीटीवी का अवार्ड नहीं मिला। पीटीवी का नहीं मिला, रेडियो का भी नहीं मिला, हाँ, कुछ सरकार की नजर करम नहीं है, आपको नहीं। समझते कि आप फनकार नहीं है। इस टाइम जो सरकार का तो ये मसला है ही नहीं, वो अपने मसले मसाइल उनके बहुत सारे हैं। वो अगर उनसे फारिग हों तो वो सही वाले सरकार- फनकारों की तरफ देखें ना। सरकार जब फारिग हो तो फिर सही वाले एक फनकार देखेगी। देखें, जो ऊपर का जो लेवल है ना, वो इधर आके देख नहीं रहा फनकारों की तरफ कुछ करके। जो नीचे जो लोग होते हैं उनके साथ लगे हुए होते हैं, वो लिस्टें भेज रहे होते हैं कि यार ये फनकार है, इसको अवार्ड देना है, इन्होंने ये किया, वो पूरी लिस्टें उनको भेज के। मेरी इज्जत ये गवारा नहीं देती। मैंने इतना मुल्क में काम किया, इतना, अभी भी मैं वाहिद पॉप सिंगर हूँगा पाकिस्तान का कि जब से शुरू किया था आज भी मैं जो बड़ा से बड़ा कॉन्सर्ट होता है वर्ल्ड के अंदर, उसमें खड़ा हुआ हूँ, गा रहा हूँ माशाल्लाह। मैं फाइट कर रहा हूँ, यानी मैं इस पे नहीं हूँ कि मुझे अवार्ड नहीं मिला। मेरे अवार्ड लोग हैं ना जो मुझे सुन रहे हैं, आज तक सुन रहे हैं, और बड़े शौक से सुनते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं। यानी हमें तो कॉन्सर्ट में, ये टिकट्स वाले कॉन्सर्ट पे आते हैं ना हमारे, तो ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं ये रोता रहूँ कि यार ये अवार्ड क्यों नहीं मिला। मुझे पता है कैसे अवार्ड मिला, मैं उस तरह से अवार्ड लेना नहीं चाह रहा। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, सिफारिशें मौजूद हैं, बहुत मौजूद हैं। सिर्फ हमारे सियासतदानों में हमारे बड़े करम फरमाए हैं, जिनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और कल्चर डिपार्टमेंट में हमारे दोस्त हैं सारे।
मगर मेरी इज्जत गवारा नहीं देती। मैंने इतना पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक की, पहली दफ़ा मैंने किया। ये जो आज कॉर्डलेस माइक पे पूरा पाकिस्तान गाता है, वो पहला कॉर्डलेस माइक में पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैं लेके आया था। लोगों को लगता है ये शायद जाली लिपसिंग हो रही है। उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ। ये लाइट जो होती हैं, कलर लेज़र लाइट्स वगैरह, फर्स्ट टाइम मैं लेके आया। ढोल म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक को डिफरेंट करना, चेंज करना। ये जो ग्लासेस मैंने आज पहने हुए, बच्चा पहन रहा है। जब मैंने शुरू किया था आज 85 के अंदर, तो मैं बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ। उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मोइन अख्तर साहब, उनकी अल्लाह बख्शिश करे, मुझ पे इतनी कॉमेडी की उन्होंने शुरू में, क्योंकि लोगों को पहन के आ रहा है, हाँ, शायद कोई आके वाके तो खराब है। उमर भाई अक्सर कहते थे, कह रहे हैं ये सलीम भाई को मैं लेके आया हूँ पकड़ के वहाँ से, क्योंकि कल ही इनका गुजरावाला में आंखों का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने ऐसी बड़ी जुगतें बर्दाश्त की। दिल बर्दाश्त हाँ, नहीं, नहीं, मुझे पता था कि ये भी शुरू है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हजम होगा। फटे हुई पैंटे ये वो मैं पहन के आ गया था। तारड़ साहब थे, एक दिन वो पीटीवी लाइसेंस शो हो रहा था 88 के अंदर, तो मैं अमेरिका से आया था, 87 का मेरा टूर था, तो वहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हो चुका था, फटी हुई पैंटे ये वो जीन्स इस तरह की। तो मैं पहन के उनके शो पे चला गया। वो पीटीवी लाइसेंस शो था पहला, तो तारड़ साहब उसके वो होस्ट थे, तो उनको भी उन्होंने कॉमेडी नहीं की थी, उस पर एक लाफ्टर भी आया। तो मुझसे कहने लगे कि वो पैंट को देख के फटे हुए, उस समय के शायद मैं पीछे कील वील में कहीं अटक गया। आप तो जान, आज तो सारा ये फैशन बन चुका है, इसी फैशन पे, इन फटी हुई पैंट पे। तो वो कहने लगे सलीम साहब आप शायद कहीं पीछे आप किसी कील वील में अटक गए हैं और आपको अंदाजा नहीं हुआ आपकी पैंट फट गई है यहाँ से, आप बच गए। तो मैंने कहा ये सर फैशन है। तो तारड़ साहब ने कहा ये क्या फैशन हुआ है, ये तो आप इसको कवर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कवर नहीं कर रहा हूँ, ये फैशन है। कह रहे ये कौन सा। मैंने कहा एक दिन आएगा आप देखिएगा, ये पैंटें लड़कियां पहन रही होंगी, मगर शॉर्ट्स पहन रही होंगी, और पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा। कह रहा यार ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा अभी हम पीटीवी पे हैं तो इसी दौर को देख रहे हैं, अभी चैनल थे ही नहीं जब। मैंने कहा ऐसा दौर आएगा, और ऐसा दौर आज आ गया। ऐसा दौर आएगा। और फैशन इस हवाले से आपसे बहुत सारी खरी बातें करनी है। सलीम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ आज खरी बात में बहुत कुछ संगीत के हवाले से, उनकी म्यूज़िक के हवाले से खरी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में सलीम जावेद के साथ ब्रेक से पहले बड़ी अहम बातें चल रही थी। सलीम भाई, इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा म्यूज़िक की बात करें, फोक म्यूज़िक दफन की जा रही है, लोक म्यूज़िक साइड पे लगाई जा रही है, पॉप म्यूज़िक साइड पे फेंकी जा रही है, भंगड़ा म्यूज़िक सबको साइड पे धकेल के लाउड स्पीकर म्यूज़िक, यूट्यूबर म्यूज़िक को आगे किया जा रहा है। इस लाउड स्पीकर और यूट्यूबर म्यूज़िक के गंद के पीछे है कौन? ये इसके थोड़ा सा ये शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे ये सवाल, इसके पीछे उनके सुनने वाले हैं जो उन्हें देखते हैं। सुनने वाले? हाँ, सुनने वाले, देखने वाले हैं, वही उनको फॉलो कर रहे हैं, वही उनके सब्सक्राइबर हैं, वही कुछ है ना। तो कसूर तो उनका नहीं हुआ, चीज़ बेचने वाले का, चीज़ खरीदने वाले का, खरीदने वाले का कसूर है कि वो जब उसको पता है कि फेक है, जाली है, वो क्यों खरीद रहा है। और न्यू हो सकता है न्यू जनरेशन हो, नौजवान हो, जिनको अभी म्यूज़िक सुनने का पता ना हो, उनको पता ही नहीं है। देखें हर चीज़ जो है ना वो तफरी के तौर पे ली जा रही है। तफरी के तौर पे? हाँ, हर चीज़ तफरी के तौर पे ली। पहले म्यूज़िक तफरी के तौर पे नहीं लिया जाता था। पहले तो हम टीवी के गेट के अंदर नहीं घुस पाते थे, बड़ा परखने का बड़ा मुश्किल अंदाज होता था। हम जिनसे सीखते थे वो ज़रा सी बातों पे वो हमसे नाराज़ हो जाते थे, बल्कि हमें एक हाथ भी लगा देते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे चाहत फ़तेह अली और राहत फ़तेह अली दोनों कहते हैं जी हम नंबर 1 म्यूज़िक के सिंगर हैं पाकिस्तान के। हाँ, वो कोई चाहत सलीम तो नहीं है ना? राहत फ़तेह अली तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी गायकी आती है उनको, अच्छे घराने से हैं, और खान साहब के शागिर्द रहे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब के, और गाते भी अच्छा हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम नाम भी है खान साहब राहत फ़तेह अली का, तो हम उनके लिए तो कह सकते हैं। चाहत का मुझे ये था, चाहत तो कहीं दूर से नंबर 1 तो फनकार ही नहीं है, तो क्या उसका तो नंबर ही नहीं है कोई। मुझसे कोई पूछते हैं, जैसे अभी आपने कहा चाहत फ़तेह अली, कह रहे मुझसे लोग सवाल करते हैं यार सलीम जावेद साहब आप इतने, आपके म्यूज़िक आती है, आप इतना एंटरटेन करते हैं, इतना गाना आता है, आप सब कुछ है, आपका इतना नाम है, अब ये बताइए चाहत फ़तेह अली वो। मैंने कहा भाई देखें,
चाहत फ़तेह अली इतना हिट हो गई, मैंने कहा ये देखें, इस चाहत फ़तेह अली सिंगर नहीं है। चाहत सिंगर नहीं है, वो सिंगर नहीं है, वो चाहत फ़तेह अली तमाशा है। और तमाशा किसको बुरा लगता है? मतलब आप ये कहेंगे कि इस वक्त जो तमाशा है म्यूजिक के अंदर, हाँ, वो म्यूजिक का जनाजा निकालने में यस, कसर नहीं छोड़ रहा। यस, तमाशा है। अच्छा, तमाशा किसको पसंद नहीं? सबको अच्छा लगता है तमाशा। तो तमाशा देख रहे हैं लोग। जब तमाशा खत्म हो जाएगा फिर वापस से वो उस पे आएंगे। एक दौर आता है हर चीज का। अभी तमाशे का क्या दौर है। इस जो तमाशे की म्यूजिक की इत्तका है, क्या ये म्यूजिक जो हकीकी म्यूजिक है इस खित्ते की, उसको दफन कर देगा या उसका जनाजा नहीं, नहीं, नहीं हो निकाल सकता। देगा? देखिए, अच्छी म्यूजिक, अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी की, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वक्ती तौर पे तमाशे में लग तो जाएंगे लोग, लग गए। आज भी अगर वो तमाशा दिखाने वाला जिसको गाना नहीं आता, आज भी देख लें, अगर वो स्टेज पे कितनी देर तमाशा दिखाए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, आधे घंटे के बाद उसका तमाशा, वो जो उसकी जो बुरी सी आवाज़ या बेसुरी आवाज़ या वो तमाशा कर रहा है, वो बुरा लगने लगेगा। बस देख लिया जो हो गया। अच्छा गाने वाला अगर वो पूरी रात भी गाता रहेगा ना, लोग उसको सुनते रहेंगे। कोई भी सरकारी पाकिस्तान का दिन हो, तकरीबात हो, फनकारों को बुलाया जाता है। सिर्फ चंद मखसूस उसमें फनकार चेहरे, फनकाराएँ, उनको करोड़ों रुपए देकर इनायतें कर कर उनके गाने सुने जाते हैं। आप समेत हज़ारों फनकारों को इग्नोर किया जाता है, साइड पे लगाया जाता है कि आपके पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है या आपकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, कि चंद फनकार जो अब दुकान से फैक्ट्री बन गए हैं म्यूज़िक के नाम पे, उन्हीं को नवाजने का, इनामात का, एवार्ड का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, एक तो ये तो हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि हर दौर के अंदर पॉपुलर म्यूज़िक के लिए पॉपुलर लोग जो होते हैं मशहूर हो जाते हैं। सियासी तौर पे उनकी ज़रूरत भी होती है कि यार मशहूर चेहरा जो इस टाइम ट्रेंड में, जो जिस लोग सुन रहे हैं, फ़ैन हैं जिनके, उनको बुलाया जाए। मकसद यही होता है कि लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो ये, और बेशुमार लोगों की हक तलफ़ी हो रही है, ये ठीक बात है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं हूँ, मैं इनकी फ़िक्र नहीं करता। मैंने भी आपको पहले भी कहा, मैं अपनी एक साइड लगा हुआ हूँ। आज भी मैं 14 अगस्त के, 13 अगस्त की रात के, ये बेशुमार बड़े बड़े जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर भी जाता हूँ, 14 अगस्त पे बुलाया, इंटरनेशनली बुलाया जाता मुझे, मैं भी कर रहा हूँ। हमारे अभी कुछ कोई और सरकारी तकरीब जो हो रही है, जो सिंध हाँ, हुकूमत, पंजाब हुकूमत या बाकी सूबाई हुकूमतें कर रही हैं और करोड़ों रुपए की फनकारों के ऊपर खर्च करके इनायतें कर रही हैं, आप उस किसी फंक्शन में मौजूद हैं? नहीं, बहुत बड़े वाले शो पे तो मैं मौजूद नहीं हूँ, जो स्टेडियम में हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसमें तो नहीं हूँ। मगर कुछ ऐसे सतह पे भी हो रहे हैं गवर्नमेंट के शो, उनमें मैं हूँ। 1-2 शो में मुझे रख लिया गया यूनियन काउंसिल तबर्रुक से, के तौर पे। यूनियन काउंसिलों हाँ, वो के शो में इसमें, रखा गया हाँ है। जी, इसमें रख लें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहाँ हमें बुलाएंगे, हम तो फनकार हैं ना, हमें सियासत से हमारा क्या ताल्लुक, हमें बुलाएं जहाँ बुलाया है। हाँ, एक थोड़ा सा रहता है कि, मगर अफसोस ये कि उन बेचारे और दूसरे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनमें भी, उनको भी नहीं बुलाया आपने जा कहा हम तो फनकार हैं, सियासत से हमारा क्या? कोई क्या फनकार सियासत में नहीं है? है। और सियासतदान फनकारी करके सियासत में आगे निकल रहा है, फनकार का काम फनकारी रह गया और फनकार का काम सियासतदान लेके फनकारी करके आगे निकल गया, इसको क्या कहेंगे? ऐसा है, कुछ लोग हैं सियासी तो हैं, उनको भी पता है कि इस मुल्क का एक सिस्टम है, इसमें हमने अपनी फ़न के ज़रिए तो कुछ भी नहीं करना, कहीं ना कहीं तो किसी को सहारा चाहिए होता है। कुछ लोग सहारा ढूंढते हैं, मैं तो अल्लाह का सहारा ढूंढता हूँ कि जो मेरे लिए लिख दिया गया है ना, जो इज़्ज़त लिख दी गई है वो मिलेगी। वो जैसे मिले, जिस टाइम में मिले, जहाँ तक मिले। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि मुझे ये सब कुछ मिलेगा। इस वक्त मौसीकी में फनकार बिक रहा है या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बिक रहे हैं? फॉलोवर्स बिक रहे हैं, फनकार क्या? फनकार नहीं बिक रहा। बस वो मैंने कहा ना, एक इस टाइम जो बिक रहा है, असल में जो बिक रहा है ना, वो बिक रहा है तमाशा। तमाशा बिक रहा है। हाँ, तमाशा किसको बुरा लगता है? तमाशा किसी को बुरा नहीं लगता। यहाँ पे नए फनकार बहुत सारे आते, उनके ऊपर सर पे कोई हाथ रखने वाला कम होता है। आप पर किसी ने हाथ रखा या आप किसी पे हाथ रख रहे हैं या नए फनकार
घूम रहे बेचारे, गलत हाथों में चले जाते हैं, इसलिए वो तमाशा बन रहे हैं। उस तमाशे के ऊपर हाथ रख के उसको फनकार बनाने के लिए आपने किस पे हाथ रखा? बेशुमार लोगों की मैंने, जैसे म्यूजिशंस पे मैंने बड़ा काम किया है, बैंड पे बहुत काम किया है, बड़े बड़े ग्रुप मैंने बनाए, जोड़े उनको कि उनके साउंड बनाइए। आज जो कराची के अंदर पाकिस्तान में जो बड़े ग्रुप्स हैं म्यूज़िक के, उनको मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया है। आज वो प्ले कर रहे हैं और पूरे इंटरनेशनली जाके बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ प्ले करते हैं वो सारे लोग। मगर उनकी जो ग्रूम मैंने किया, उन्हें बजाया उन्होंने ही, उनको आता था जब भी वो कुछ हुए, मगर मेहनत उनके पीछे मेरी है। तो ये फ़नकारों का, जैसे आप कह रहे हैं कि एक कड़वी सी बात है, जब हम नए थे, हम अपने जो सीनियर्स थे, जब मैं आलमगीर साहब को देखता था मेरी ज़रूरत नहीं होती थी अगर आलमगीर साहब बैठे हुए हैं तो मैं आके बराबर में उनके बैठ जाऊं। एहतराम था। यानी इतना एहतराम था। हालांकि वो बड़े शफीक आलमगीर साहब, बड़े प्यार मोहब्बत उनकी, वो खुद आके उठते थे, बैठो इधर आओ। तब मज़ा आएगा जब आपको एक ऐसा आपका बड़ा स्टार आपको बराबर में अपने बिठाए, तो ये रिस्पेक्ट होती है, उसको भी फील होता है कि ये अब मेरी। तो नौजवान फनकार जो आते हैं टिकटॉक पे, वो बड़े फनकार को कहते हैं इधर चल मैं गाऊंगा। अब आपका जो जवाब सवाल था ना, उसका जवाब मेरा यही है कि आप कह रहे हैं कि आपने किसके सर पे हाथ रखा। बेशुमार पहले, आज से अगर 10-15 साल पीछे चले जाएं, हम सपोर्ट करते थे, आज भी अच्छे लड़कों को करते हैं, गाना चाहिए, उनका हक है। हमने अपनी पूरी इतनी ज़िंदगी गुजार ली, हम भी, जो आज ये बच्चा मुश्किल देख रहा है, हमने इससे बड़ी मुश्किल देखी है। तो इसका नसीब क्यों हो ये मुश्किल के अंदर, तो हम जो हमारे से हो सकता है हम उसके लिए करते हैं। मगर आज का फ़नकार जो अब जो नया आ रहा है, ये जो तमाशा दौर का, टिकटॉक और ये दूसरी चीज़ों का ना, जब वो हमें किसी हम कॉन्सर्ट में बुलाया जाता है, उनको ऐसे ही बुला लिया जाता है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए आ जाओ यार, हम ये पैसे दे देंगे, हमारा इवेंट कवर कर लो। इवेंट हमारा है, अब एक सिंगर बुलाए, मैं हूँ या कोई और भी हो, सज्जाद अली या कोई और स्टार, उसको बुलाया गया है। मगर वो जो टिकटॉकर आया हुआ होता है या जो बंदे आते हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, बड़े मिलते हैं हमें, बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। मगर जो नौजवान के है ना, अचानक उन्होंने सोचा नहीं होता है कि यार मिलियंस फॉलोअर्स में मेरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, मेरे को इतने लोग जानने लगेंगे। अचानक ही मोबाइल लिया, बना लिया, वो टांग, वो हिट हो गए, मशहूर हो गए। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम बर्दाश्त क्यों कर पाते? हमारी बहुत मेहनत है, हमने बहुत धक्के खाए। आपने म्यूज़िक के मेहनत की बात की, खास करके इलाकाई म्यूज़िक, वो चाहे सिंधी हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, कश्मीरी हो, पश्तो हो, हज़ारा हो, जितनी भी पाकिस्तान की ज़बानें हैं, उनकी इलाकाई म्यूज़िक बड़ी रिच और बेहतरीन किस्म की म्यूज़िक, सुर, लय, ताल, रचे बसे लोग उसमें, मगर उनको इलाकाई म्यूज़िक कह के साइड पे धकेला जाता है और कौमी म्यूज़िक का नाम दे के, उर्दू के नाम पे उन इलाकाई म्यूज़िक या उन गाने वाले, उन बजाने वालों को बजा के साइड पे धकेला जाता है। इस साजिश के पीछे कौन है? देखिए, ये साजिश तो नहीं है, वो इतने सादा लोग होते हैं हमारे इंटीरियर सिंध के कह लें, पंजाब के कह लें, बलूचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के, वो जो वहाँ के म्यूजिशियन होते हैं ना, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो एकदम सादा तबीयत होते हैं। है भुट्टो साहब, आपने भी इतना घूमते रहते हैं माशाल्लाह, देखते रहते हैं कि वो फ़नकार जो होते हैं ना हमारे फोक, जो हमारे ऐसे, वो बहुत सादा तबीयत होते हैं, वो मस्त मलंग होते हैं, वो इस दौड़ के अंदर शामिल ही नहीं होते। एक तो ये, अगर वो कोशिश करे या फिर कोई इन्हें ले के आए, जैसे नुसरत फ़तेह अली साहब को भी कुछ लोगों ने लिया है, ले के गए, उनको इस्तेमाल किया, तो वो स्टार पूरी दुनिया के अंदर कर दिया। अगर उनको भी इस तरह से लिया जाए, हमारा एक स्टूडियो के नाम से एक शो आता है, नाम लेना अच्छा नहीं है, कि उसके अंदर बेशुमार ऐसी फोक चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, लेके आए हैं आगे, और वो हिट भी हुई हैं, वो फ़नकार भी कुछ सामने आए। तो अगर वो फ़नकार ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत करें। मगर वहाँ आपने जिस स्टूडियो की बात की, वहाँ पे भी सिफारिश अपने मनपसंद फ़नकारों को मौका मिला, जिसमें आपको भी कभी मौका नहीं मिला। और रीजनल म्यूज़िक की मैंने बात की, तो उसके साथ अभी भी एक पाकिस्तान के अंदर जहाँ कौमी म्यूज़िक के नाम पे नफ़रत का अंसर हर तरफ से आवाज़ आती है, उसका कैसे नफ़रत का खात्मा होगा कि रीजनल म्यूज़िक की होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। किसी भी कौम का अक्स अपने इलाकाई रीजनल म्यूज़िक से भी है, मगर हम उसको रीजनल कह के, छोटा कह के साइड कर देते हैं। उसको बेहतर कैसे किया जाएगा? देखिए, बेहतर हो सकती है,
अगर वहाँ के जो करता धरता लोग हैं जिन्हें समझते हैं भाई ये अगर ये कुछ भी करेगा तो ये हो जाएगा, अगर वो थोड़ा ध्यान दें ना इन लोगों पे, इन म्यूज़िक पे, उनका सीन ये ना कि वो यहाँ कुछ और उस पे गए हुए हैं अभी इस टाइम। हमारी सियासत जो है वो अपने मसले मसाइल उनके इतने हैं, वो अपने उसमें लगे हुए हैं। फ़नकारों की ये इंटरटेनमेंट तो खुशियों की बात है जो हमारे मुल्क का इस टाइम चल रहा है सीन, है ना। सियासी माहौल इस टाइम हमारा इतना अच्छा तो नहीं है ना कि दिल को बहलाने के लिए तो मैं कह दूँ हाँ भाई सब कुछ अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। अगर वो सही होगा ना तो बाकी दूसरी चीज़ें भी सही होंगी। मगर अफसोस तो होता ही है कि इतने इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड, क्योंकि मेरी जो म्यूज़िक है आपने देखा होगा उसमें फोक और पॉप, ये क्योंकि मैंने शुरू किया था, उसी म्यूज़िक को लेके अपना कुछ नया डाल के नया कुछ करके वो एक नया म्यूज़िक किया। आपको ये नए फनकार आप ही की म्यूज़िक को लेके चलते हैं, उनको गाते हुए अच्छा लगता है या बुरा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। और कुछ फ़नकार तो ऐसे हैं कि वो समझ लेंगे ज़्यादती वाली बात हो जाती है कभी कभी, तो वो मैंने कहा ना कि अदब वाला ख़त्म हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी एक पहचान है जुगनी, जुगनी मेरा एक गाना है। अच्छा ठीक है फोक है, मैंने कहा ना कि मैंने ट्रेंड चेंज किया, पॉप, उन्हीं फोक गानों को पॉप में शामिल किया तो एक नया स्टाइल दे दिया। अब वो जुगनी एक ना एक आर्टिस्ट का कोई गाना उसकी पहचान बन जाता है। मेरे बेशुमार गाने हिट हैं, बेशुमार गाने सुनते हैं, इतनी एल्बम्स है मेरी कि 14 के करीब जुगनी एल्बम्स है पुराना मेरी, गाना है, 100 साल से दुआया चल रहा है। तो अब कलमात एक चल हाँ, रहा है, अब उसको मैंने, आलिम लोहार ने शुरू किया। हर आदमी अपने ट्रेंड अपने हिसाब से कर रहा है, वो जो दौर है उसके हिसाब से उसका म्यूज़िक चेंज करता है। मेरा इंडियन मूवी में 2 मरतबा कॉपी हुआ है जुगनी, एक अफलातून फिल्म में, एक लुका छुपी फिल्म जो अभी आई थी कुछ अर्से पहले। तो ये और बहुत सारे गाने मेरे कॉपी हुए हैं। अब जुगनी होता ही है कि नए फनकार की जैसे बात करेंगे वो गाते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे गाने भी गाते हैं, हमें कहीं ना कहीं से वीडियो भी मिल जाती है उनकी, यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं कि लोग हमारा गाना गा रहे हैं। मगर आपने बात की इंडिया की, जुगनी समेत और भी आपके गाने हिंदुस्तान में कॉपी किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की म्यूज़िक को खुद वो कहते हैं कि जी हमारी शाहूकार म्यूज़िक है, तो आप समेत पाकिस्तान के बड़े फनकारों के गाने चोरी करने का जो हिंदुस्तान में ट्रेंड है, उस चोर म्यूज़िक को हिंदुस्तान को कैसे देखेंगे? देखिए, एक तो मैं ऑनर फील करूंगा कि पाकिस्तानी म्यूज़िक को चोरी कि कर वो रहा है हिंदुस्तान। कि इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग हैं। उनकी सिर्फ हमेशा हवाई फायर होती थी, जैसे पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, और पाकिस्तानी ने जो उनके साथ किया है हाँ, ऐसे ही आपके फनकारों ने उनकी बैंड बजाई है। हाँ, तो अब उनके पास यही है कि वहाँ से ये हुआ है कि फनकार का जो होता है ना, फनकार और स्पोर्ट्स और अदब, इनका तो मैंने कहा ना कि कोई सियासी वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, मुल्कों की नफरतों में इनको नहीं पीसना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी इंडिया के फनकार को लाइक किया जाता है, उनके क्रिकेट टीम को लाइक किया जाता है, हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे म्यूज़िक को वहाँ कितना लाइक किया जाता है। मगर बदकिस्मती ये है कि वो बीच में आ गए कि जी पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। पाकिस्तानी फनकारों को वहाँ पे गाने नहीं देते, उनको नहीं, हाँ। एहतजाज करके जुलूस करके निकाल देते, भगा यस, देते हैं। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान तो आज भी हमारी गवर्नमेंट भी, हम लोग भी सब, हम इतने जिस तरह से उन्होंने सख्त तरह से हमारी इंसल्ट किए, हमारे आर्टिस्टों के उनकी निकाला खुद है, इंसल्ट हुई है, खुद जमीन ख्वार खुद हुए हुआ हैं। है। देखें, अगर आप वो किसी को किसी इज्जत को देते रुस्वा हैं, करना चाहेगा तो खुद ही रुस्वा हाँ, होगा। हाँ, आप किसी को इज्जत देंगे तो उसमें आपकी बेइज्जती थोड़ी होती है, आपका मेयार और बढ़ता है कि आप इज्जतदार और फील करते हैं। तो उन्होंने अपना ख़राब किया। आज भी अगर उनकी पब्लिक को देखा जाए तो बेशुमार लोग हैं, उनका सियासी माहौल बड़ा गड़बड़ है इंडिया का, कि वो इस तरह से लेके आते हैं कि वो इसको कैश कराते हैं, ऐसा लगता है इस नफ़रत को, कि उन्होंने पब्लिक के अंदर इसमें नफ़रत डाल दी कि नहीं ये दुश्मन है, क्रिकेट टीम भी और सिंगर भी आपके, ये आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म स्टार, ये आपके दुश्मन है। उन्होंने हमेशा नफ़रत फैलाई। आज उस नफ़रत के सिले में पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह उनको दूर भगाया, मारा, आज हम उस जश्न आज़ादी के हवाले से मार का हक पाकिस्तान को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये अच्छी बात है, और बड़े सालों के बाद इंडिया का एक बहुत, उसको गुरूर भी था, गुरूर तकबर को नीस्त नाबूद कर दिया हाँ, पाकिस्तान उसको फ़ौज ने। तकब्बुर था। हालांकि अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने तो बड़ी तहम्मुल और बर्दाश्त का क्या है कि पड़ोसी है यार ना, जंग तो अच्छी चीज़ होती ही नहीं है ना भुट्टो साहब। जंग के हमने हाल देखे हैं लोगों के कि क्या अंजाम होता है जंग का, ना इंडिया के फेवर में होगी, ना हमारे, ना किसी भी और कंट्री के। मगर एक गुरूर जब किसी में तकब्बुर आ जाए ना, तो इंडिया के अंदर वो तकब्बुर था। उन
गवर्नमेंट में, उनके सियासतदानों में, उनके बल्कि सहाफ़ियों में भी, जो टीवी पे बैठते बड़ी हैं, बड़ी अजीब शिकलें बना के जिन्हें न्यूट्रल होना बोलते चाहिए, थे। रिपोर्टिंग उनको न्यूट्रल करना वो करते चाहिए, नहीं थे। वो नहीं करते थे। वो ऐसा लगता था झूठ कि बोलते रहे, वो जंग मुंह से गोले बरसा रहे हैं, मुंह से गोले बरसा रहे। वो जंग ये लड़ रहे हैं। तो उन्होंने वो माहौल बना दिया था कि पूरी कौम का, तो जो एक गुरूर में आ गया। तो अल्लाह ताला को गुरूर तो पसंद है ही पसंद नहीं है ना। जिस तरह शैतान को बर्बाद किया अल्लाह ने, धक्के ऐसे देके हिंदुस्तान निकाला, बर्बाद हुआ। तो ऐसे ही आपने इंडिया का हाल देख लिया। तो अब वो आज तक वो तड़प उनकी ख़त्म नहीं हो रही कि यार ये क्या हो गया ये हमारे साथ, क्योंकि वो खुल गई सामने बात, कितने जहाज़ गिरे, ये गिरे। तो ये कारनामा है हमारी फ़ौज का कि बेशक हम जो भी सियासी माहौल है, मगर ये फ़ौज का, पाक फौज ने ये काम हमारी दिखाया। एयरफोर्स का ये कारनामा है कि हमारी एयरफोर्स ने उनको जवाब दिया। अभी छोटा जवाब दिया है तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। जब कभी बड़ा जवाब दे दिया तो फिर क्या होगा। फिर हिंदुस्तान संभल नहीं पाएगा। हाँ। खरी बात में सलीम जावेद के साथ म्यूज़िक के हवाले से बड़ी अहम बातें हो रही हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलीम जावेद से बहुत सारी बातें पूछनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में मुल्क का बड़ा नाम सिंगर सलीम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, पॉप म्यूज़िक हो, भंगड़ा म्यूज़िक हो, इनको रियासत ने मुसलसल नज़रअंदाज करके नाच गाने वाला कह के साइड पे फेंक दिया है। क्या पॉप भंगड़ा नाच गाना है? नहीं, ये तो कहने का वो उसका है, सोचने का है। पॉप म्यूज़िक तो इस टाइम पॉपुलर म्यूज़िक को कहते हैं। तो आजकल तो सुनी जा रही है पॉप म्यूज़िक, और बच्चे जितने भी हैं सारे पॉप म्यूज़िक के अंदर हैं, सब सुने जा रहा है। तो वो इसको नाच गाना नहीं है, बस थोड़े से वक्त के साथ साथ शेप चेंज हो जाती है, लोगों की लुक की भी, साउंड की भी, म्यूज़िक की भी, सुनने वालों की भी, देखने वालों की, थोड़ा सा वक्त के साथ चेंज आता है। आजकल अगर हम बात करें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की, तो पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान पे असल मौसीकी को, संगीत को बचाया जाता था। आजकल वहाँ पे भी वो म्यूज़िक गायब, ख़त्म, डब्बे बज रहे हैं। बाकी चैनलों पे भी इश्तिहारों में तो म्यूज़िक है, बाकी जगह म्यूज़िक गायब। क्या हुआ? पुराने ज़माने की म्यूज़िक जो है हमारी, वो देखिए हर आदमी ना, उस पुराने ज़माने में सुर भी थे, ताल भी थे, सब था, लय सब भी कुछ थी, था, और संगीत था, वो लोग अभी भी सुर हैं, थे, अभी भी हैं, हाँ, वो गाया गाने बजाया वाले जा अभी रहा भी है, हैं, वो अभी भी ट्रैक उनको अभी भी हैं, वो मौजूद है, सॉन्ग सब अभी है। बनते भी हैं, आज मगर भी वो कानों सामने में नहीं रस आते। घोलती है। हाँ, मगर हर चीज़ कमर्शियल हो गई है भुट्टो साहब, इसलिए सब कमर्शियल भी नज़र आ रहा है। हाँ, तो वो कमर्शियल हो गई है। जो ऐड बनाते हैं, आप ये देखें, वो कहें उनको सुरीला सिंगर नहीं चाहिए, सुरीला नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें जो ऐड बनाने वालों को, बेसुरा कमर्शियल बनाने चाहिए। को, हाँ, वो उनको एक मॉडल चाहिए कि यार अच्छा दिखे, और ये मशहूर भी चाहिए, ऊपर से मशहूर भी, ताकि हम अपनी जो चीज़ बेच रहे हैं वो बेच सके वो आदमी, उसके असर पे उसके फ़ैन हमारी इस प्रोडक्ट को ख़रीदें। पाकिस्तान की रियासत की क्या पॉलिसी है कि जो मौसीकी है, रूह की ग़िज़ा, उसको प्रमोट किया जाए, या रियासत खुद म्यूज़िक को आस्ता आस्ता दफन करना चाहती है? देखिए, रियासत तो म्यूज़िक को दफन तो नहीं कर रही, म्यूज़िक को तो लेके आ रही है। तो अब तो देखा होगा कि आपने हर जलसे के अंदर सिंगर होते हैं, पहले ये नहीं होता था, अब सिंगर को बुलाया जाता है, मगर एक ख़ास मखसूस सिंगरों को बुलाया जाता है। ये आपने कहा मखसूस सिंगर्स, हाँ। रियासत की भी बात आप नहीं कर रहे। सियासी जलसों में भी मखसूस गुलकार वहाँ गाने बजाने, डांसे, भंगड़े चलते हैं। तो सियासी जलसों में ये हर एक पार्टी के अपने अपने फनकार, ये क्या ट्रेंड है, हर पार्टी का अपना फनकार, बाकी फनकारों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? देखिए, एक तो उन्होंने, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस पार्टी के गाने गाए हुए होते हैं, क्योंकि हर सियासी जमात ने गाने, आपको पता है कि सबके तराने बने हुए हैं, तो वो उन सिंगर ने गाए हुए होते हैं। मुझसे भी कहा गया, कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारी पार्टी के लिए गाना बना दें, हम आपको पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और भी लोगों ने, आप तो फनकार हैं, आप तो गाना किसी का भी गा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल गा सकते हैं, मगर मैंने कहा, मैंने बहुत माज़रत की, बहुत अदब से उनको मना भी किया, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मेरे फ़ैन या मेरे सुनने वाले तो सारी ज़बानों वाले हैं। मुझे सिंधी भी सुन रहा है, पंजाबी भी सुन रहा है, बलूची भी सुनता है,
पख्तून भी सुनते हैं, सराइकी भी, पूरा पाकिस्तान की जो हमारी हैं जितने सारे लोग वो सुन रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मुझ पे कोई ऐसी छाप लगे। हालांकि मेरा मकसद नहीं होगा कि उस तंजीम के लिए मैं गा रहा हूँ, मैंने तो एक पैसे लेके गाए उसे, गा भी सकता हूँ, इसमें वो भी नहीं है, मगर मैं बचता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ कि लोगों के दिलों में। आपने गाया नहीं है किसी पार्टी के लिए? नहीं, बहुत पहले जब इतना वो नहीं था, मुश्किल दौर नहीं था, जब कोई इतना बुरा तब नहीं आपने फील करता, गाया? मैंने एक आध गाना पहले गाया, वो भी आपने थोड़ी सी मजबूरी कह लें उसकी, या कुछ मजबूरी, कह लें कि कोई कभी डंडा भी हो सकता है, कोई नहीं, प्रेशर भी हो सकता है। बस कुछ भी, वो आप समझ गए कि कुछ मजबूरी भी हो सकती है, कुछ एक आध मरतबा शुरू में बहुत पहले गाए आपने भी है। वर्ल्ड कप का गाना गाया, हम्म, वो क्या मुल्क से मोहब्बत थी, कोई तमाचा था? नहीं, एक ये था कि मैंने एक 86 के अंदर ऑस्ट्रेलेशिया कप शारजा में हुआ था, जावेद मियांदाद ने जब छक्का मारा था, वो पहला क्रिकेट के ऊपर किसी स्टार के ऊपर, क्रिकेटर पे गाना था वो। तो वो अचानक हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, हम मैच भी सुन रहे थे रेडियो के ऊपर, अचानक वो हारते हारते अचानक पाकिस्तान जीत गया, और पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से जीते तो हमें खुशी होती है, जैसे इंडिया को पाकिस्तान को मार के बहुत खुशी मिलती है उनको, तो हमें भी खुशी मिलती है। ये तो अब होने लगा ना, नहीं तो हम पहले ज़्यादा हम उनको पीटते थे। जावेद मियांदाद ने वो जीता हुआ मैच, इंडिया जीता हुआ मैच हार गया है एक छक्के की वजह से, तो मेरे दिल में एक आया कि यार जावेद मियांदाद पे क्यों ना गाना बनाया जाए, ये इतना बड़ा कारनामा है। वो एक आइडिया था, गाना बना, उसी रात को लिखा गया, दूसरे दिन आधा गाना लिखा गया, दूसरे दिन म्यूज़िक बनी है, और उसको तीसरे दिन हमने जावेद मियांदाद को सुनाया वो गाना, और उसके 3-4 दिन के बाद वो एल्बम हमारी कंप्लीट थी, वो एक गाना डाला उसमें, हमने मार्केट कर दिया उसको, वो गाना बड़ा पॉपुलर हो गया। उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया कि स्पोर्ट्स पे गाने बनाना। वर्ल्ड कप का फिर मैं हर दौर में, हर एल्बम में एक स्पोर्ट्स स्टार पे गाना बनाता था। मैंने कैंसर के ख़िलाफ़ जंग इमरान खान के लिए बनाया, इमरान खान पे गाना बनाया जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, जब बनाया उनके लिए गाना, और भी वर्ल्ड कप का बनाया, और भी बहुत सारे गाने बनाए, कौमी गीत बहुत बनाए। आपने कौमी गीतों की बात की, तो कौमी गीतों पे भी बड़ी मुनाफ़क़त, यौम दिफा के पे, जश्न आज़ादी पे, तो फ़नकार कौमी गीत बनाते हैं रेटिंग के चक्कर में, चंद दिन की रेटिंग। पाकिस्तान की अगर मोहब्बत हुब्बुल वतनी है तो पूरा साल फ़नकार वतन के लिए गीत क्यों नहीं गाते, सिर्फ चंद दिन पे सामने क्यों आते? आम दिनों में कि वो जज्बा नहीं होता, वो माहौल नहीं होता, अगर वो बना भी लें, बनते भी हैं गाने कुछ, वो फिर मगर वो मशहूर, जैसे मैंने बहुत सारे गाने मेरे हमने बनाए, मगर वो 6-7 महीने के बाद जाके हिट हुए, जब वो दौर आया है जश्न आज़ादी का या कोई ऐसा दिन। वो हमारे यहाँ ये एक है कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक ये 14 दिन है, तो इसी में जश्न मना रहे, लोगों को पता कि यही है, इसमें एंजॉय कर लो या जश्न मना लो, जो भी कुछ कर लो। ये इस खिते की असल जो संगीत है, जिसमें सुर, लय, ताल, राग, उस्तादों की म्यूज़िक जो बड़ी सुनी जाती है, जिसमें बड़ी मेहनत भी है, उस म्यूज़िक का आस्ता आस्ता जनाजा निकालने में भंगड़ा, पाप, या आजकल की जो सोशल मीडियाई संगीत है, उसने कोई अपनी हकीकी म्यूज़िक को तबाह करने में कौन सी कसर छोड़ी है? लेकिन तबाह तो हुई है, अगर मैं कहूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो जो एक म्यूज़िक की हम रूह कहते हैं ना, जो असल मौसीकी की एक जो रूह होती है, उसकी डेप्थ ना, वो तो ख़त्म हुई है ये डिजिटल दौर में आके, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग भी जो है ना डिजिटल हो रही है। हाँ, अब तो फनकार भी डिजिटल हो गए, अब फिर तो आपको एआई फनकार भी आ गए, एआई म्यूज़िक भी आ गई, एआई शायरी भी आ गई। अब तो आने वाले वक्त में शायद फनकारों को कोई बैठ के सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, वो डिजिटल दौर हो गया ना। देखें, वो मसनूई चीज़ें लग रही है, अब एआई पहचान में आ रही है, एआई पे क्रिएटिव काम तो हो रहा है, मगर वो पहचान में आ रही कि ये एआई से बना हुआ, तो वो आप उसकी फील ख़त्म कर दी, आपको वो पसंद नहीं आ रहा कि यार ये ऐसे कंप्यूटर ने बनाया, मसनूई म्यूज़िक ख़त्म। तो इस तरह से वो जो म्यूज़िक की रूह ख़त्म हो गई है, वो भी यही है। और कुछ लोगों ने कोशिश भी नहीं की, जिन लोगों ने उस अच्छी वाली म्यूज़िक की, कुछ खान साहबों के बच्चों ने कोशिश की है, आप वो देख रहे हैं, वो मशहूर भी हो गए, अच्छा गा भी रहे हैं। उन्होंने अपने वो जो खान साहबों की आपने बात की, बड़े अच्छे फ़नकारों की बात की, जो इलाकाई फ़नकार हैं, वो आस्ता आस्ता घरों में पड़े जिंदा लाशें बनते जा रहे हैं।
और हुकूमत, कल्चर डिपार्टमेंट, दीगर की तरफ उनकी इल्तिजा होती है कि हमारी माली मदद की जाए, हमारा इलाज किया जाए। तो ये फ़नकार जब खुद कमाते हैं, माल बहुत मिलता है, तो पैसा कहाँ गया? अब सबकी इल्तिजा और हुकूमत सपोर्ट करे, हम कौम का असासा है, फ़न असासा है। तो ये जो आवाज़ सरकार से मांगने वाले की इलाज से लेके चली आ रही है, तो क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें फ़नकारों की प्रॉपर तरीके से माली मदद और इंश्योरेंस हेल्थ की जाए? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होने की वजह से ये इल्तिजाएँ, ये एहतजाज, ये आवाज़ें आ रही हैं। वैसे ये जो भी आइडिया आपने कहा है, मुझे नहीं पता कि इस पे काम हो रहा है या कर रहे हैं, मगर ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आपने सवाल के अंदर किया है कि इंश्योरेंस होनी चाहिए हाँ, कि नहीं है? इंश्योरेंस अगर आर्टिस्टों की एक डिपार्टमेंट बना लें, है ना, आर्टिस्टों की इंश्योरेंस कर दें। आर्टिस्टों के जो बेचारे बहुत ही हमारे लेजेंड स्टार हैं जो इस टाइम बहुत अच्छी हालत में नहीं है, ख़ास वो उनके तो कर ही दें, उनकी इंश्योरेंस कर दें ताकि कोई ऐसा बुरा दिन हो, कोई कुछ हो, कोई बीमारी हो, कुछ हो, तो वो उसको वो हो जाए। मगर इंश्योर ये बहुत अच्छा आइडिया है, अगर ये हुकूमत के लोग अगर सुन रहे हैं तो ये कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आर्टिस्टों की इज़्ज़त नफ्स वाली बात जो आती है ना, वो उनकी ऐसा भी नहीं होगा, वो रुस्वा भी नहीं होंगे और अपने इज़्ज़त के साथ कोई पर ऐसी यहाँ पे चीज़। तो फ़नकारों को रुसवा करके उनके इलाज के लिए बड़े एहतजाज, मुजाहरे करके फ्री इलाज होता है। ये बहुत सारी बातें अभी बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर बात दूर तक जाए तो आप वो भी बहुत सारे बड़े बड़े इन्हीं आर्ट के शोबों के साथ जुड़े रहे, आर्ट्स कौंसिल की बात करें, वहाँ पे भी करोड़ों के फंड्स, मगर आर्टिस्टों को वहाँ पे भी लाभी सिस्टम नज़रअंदाज करना। ये आर्ट काउंसिल के नाम पे जो करोड़ों के बजट फ़नकारों के लिए आती है, क्या वाकई फ़नकारों पे आप समय सब पे लगती है, या वो भी अपनी जेबें भरने पे लगाई जाती हैं? असल कहानी क्या है? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, कभी मैंने तो ना लिए हैं, ना उनसे मैंने पूछा है कि आर्ट्स काउंसिल से कि आपको फ़ंड मिलते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, और वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किसी को देते भी होंगे और बड़े बड़े शोज़ भी कराते हैं, है ना, बड़े बड़े शो भी कराते बड़े हैं। बड़े शोज़ कराते हैं जिसमें उस पे आप पे कभी नज़र पड़ती है? कभी आपके दोस्त भी होते थे वो बड़ा बड़ा शो कराने वाले? मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त थे मेरे, जब वो कुछ भी नहीं थे और हम भी नए नए मशहूर हुए थे, स्टार बन गए थे, मगर तो उस ज़माने में दोस्त थे और अभी भी दोस्त हैं हमारे, मगर उनकी करीब की नज़र ना थोड़ी सी कमज़ोर है। बहुत सारे फनकार जब एज बढ़ती है तो तना, लावारिस, यतीमी ज़िंदगी, अपने बच्चे भी छोड़ जाते हैं, अपनी बेगमात भी छोड़ जाती हैं। उस तन्हाई और दरबदर ज़िंदगी का ज़िम्मेवार फ़नकार खुद है या सरकार है या इदारे? देखें, मेरा तो ये कहना है कि वो जो दरबदर होता है ना फ़नकार, उसका ज़िम्मेदार पहला तो वो खुद ही है। बाद में आके हम हुकूमत में या किसी उनकी फैमिली मेम्बर्स पे डालें, पहला ज़िम्मेदार वो खुद है उस तबाही बर्बादी का। अल्लाह ने उसको मौका दिया होता है उस फ़नकार को, है ना, एक टाइम दिया होता है, बहुत सारे लोगों को बड़ा मौका दिया होता है, बहुत सारे लोगों को मीडियम या छोटा मौका दिया होता है। हर सतह पे आदमी वो सिक्योर हो सकता है, मगर उस टाइम जब वो मशहूर होता है, जब वो हवा में उड़ रहा होता है, जब वो स्टार होता है, तो वो उसको लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है मैंने। इलाकाई म्यूज़िक को मेले ठेले की तरफ किसने धकेल दिया? देखिए, गांव का एक माहौल है, उन लोगों ने ये, जो लोग इनको लेके आते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे गांव की ये सकाफ़त है, उस सकाफ़त के नाम पे ना वो उनको ले आया जाता है। अगर उनको मॉडर्नाइज़ किया जाए, उनको इस जदीद दौर में शामिल किया जाए, जैसे अब IT की दुनिया है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कमी है अभी, बच्चे हमारे किस तरफ दूसरी तरफ निकल गए सारे, कुछ नशे की तरफ चले गए हैं, कुछ और चीज़ों में चले गए हैं, क्योंकि ये मोबाइल ने ना, जहाँ बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, बहुत सारे नुकसान भी उठा रहे हैं। इस वक्त पॉप म्यूज़िक, भंगड़ा म्यूज़िक, टाइट कपड़े और अजीब किस्म की शक्लें, क्या पॉप म्यूज़िक अब टाइट कपड़े रह गई है? हाँ, भुट्टो साहब अब मेरे खिलाफ नारे लगवाएंगे। लगने चाहिए। सलीम जावेद मुर्दाबाद, सलीम जावेद जिंदाबाद। यार, ये मैंने कहा ना कि जब से सोशल मीडिया वाला दौर जो है ना, ये डिजिटल दौर है, तो कपड़े भी डिजिटल हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई डिजिटल हो हैं, गए, आज़ादी हो गई है। थोड़ी सी सेक्स नज़र आए, थोड़ा सा दिखावा नज़र आए, जैसे हाँ। आपने कहा फटे हुए कपड़े, आपने कहा वो थोड़ा सा फटे हुए की वजह ज़्यादा फटा हुआ हो। देखें, जहाँ ये होता है ना कि जहाँ आपका टैलेंट कम हो ना,
तो वो इन चीज़ों से कवर किया जाता है उनको। और जो हमारे, मैंने कहा ना, लोगों का कसूर है भाई। लोग बहुत सारा है, अब वो एक बेचारा बंदा है गांव में बैठा हुआ या किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ, उसके पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ना पैसे हैं, कुछ है, मोबाइल उसके पास छोटा मोटा ज़रूर है, तो वो पूरी दुनिया में वो यही ढूंढता फिर रहा है, देखता फिर रहा है कि क्या करना है। अगर वो चाहे तो इससे एजुकेशन भी हासिल कर सकता है, इस मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकता है, पैसे भी कमा सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। कर रहे हैं ना कुछ लोग मोबाइल के ज़रिए, कितना पैसा कमा रहे हैं लोग पॉजिटिव वे में। पाकिस्तान में अभी भी 99% लोग अपने बच्चों को म्यूज़िक की तरफ नहीं आने देते। म्यूज़िक को अभी भी अच्छा नहीं समझा जा रहा, शोबिस को अभी भी बेहतर नहीं समझा जा रहा। उसका कसूर म्यूज़िक इंडस्ट्री की दुनिया है, फ़नकार हैं, या वाकई म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी गंदी है कि पाकिस्तान के लोग उसको 99% म्यूज़िक में अपने बच्चों को आने के लिए तरजीहात नहीं देते। नहीं, वो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो हमारे पुराने स्टाइल के जो लोग हैं ना, वो तो अभी भी इसको अच्छा नहीं समझते म्यूज़िक को। मगर जो मॉडर्न जिन्हें वो हम भी लोग सुनते कहते हैं, हैं, अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो फनकार बने। हाँ देखें, बहुत सारी वो यूँ नहीं चाहते। वो बच्चा चाहता होता है, कौन नहीं चाहता स्टार बने हमारा बच्चा, मगर वो ये नहीं चाहते कि वो, उसको पता है शोबिस की दुनिया जो है ना, उसकी चमक जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती है। चमक खतरनाक, वाकई खतरनाक है। क्या इसकी वाकई ख़तरनाक है चमक, कि बहुत सारे लोग उसमें तो धमक भी है, चमक नहीं। चमक भी है, धमक भी है, हर चीज़ है उसके अंदर। अब ये आप पे मुयस्सर है कि आप उसको किस तरह लेते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को संभाला है, अच्छी तरह म्यूज़िक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फ़न है? वाकई मीरास है। बहुत सारे फ़नकार वो कहते हैं जी फ़न मीरास है, और ख़ास करके कुछ कहते हैं कि जी मीरासियों के लिए मीरास है, फ़नकारों के लिए फ़न मीरास नहीं। कि वाकई मीरासी अलग है, फ़नकार अलग है, ये आपस में टकराव ही म्यूज़िक के अंदर क्यों? नहीं, ये तो गलत है। वो ख़ानदानी एक सिलसिला उन लोगों का है, उनके घराने चले आ रहे हैं, घराने चले आ रहे हैं, वो तो बड़े वो घराने हैं। उनका कोई ग्वालियर हाँ, है, कोई क्या है, ये सबका अपना घराने अपना हाँ, सबके सिलसिला घराने है, चले आ रहे हैं, बहुत पुराने, उनकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। 500-500 साल पुरानी हिस्ट्री है ये वाली, कि उनके घराने चले आ रहे हैं म्यूज़िक के, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उस पर कोई म्यूजिशियंस बनता है उनकी। तो हम उनको ये नहीं कहते। मिरासी का जो लफ्ज़ है ना, बहुत सारे वो लोग इसको मायूब समझते हैं, बहुत बुरा लफ्ज़ कहते हैं, भाई मिरासी है ये। मिरासी है। मिरासी लफ्ज़ तो बहुत अच्छा है। मिरासी का मतलब है कि एक मिरास से निकला ये मिरासी। मेरा उनकी मिरास ये है कि भाई उनके दादा के दादा, पर दादा, पर नाना, हर म्यूज़िक वो यही करते थे, अब उनके बच्चों में आया है। बच्चे थोड़े समझदार हो गए, उन बच्चों ने अपनी उन्हीं म्यूज़िक को मॉडर्नाइज करके इंटरनेशनली स्टाइल में आगे पहुंचा दिया उस म्यूज़िक को। तो और यहाँ के जो हमारे पॉप म्यूज़िक है, वो कोई ऐसा नहीं है, आपस के अंदर लोगों का सोचने का अंदाज़ है। पाकिस्तान की म्यूज़िक भी बहुत सारे इदारों की तरह बदनाम होती जा रही है। बहुत सारे कारोबारों की तरह पाकिस्तान की म्यूज़िक भी दिन ब दिन बदनाम होती जा रही है, नीचे दस्ती हुई दुलदुल में दबती जा रही है। क्या देखते हैं? देखें, धस्ती यूँ जा रही है कि सिर्फ कुछ चंद फनकारों के लिए कि तवज्जो उधर है सारी। पहले तो ये होता था ना कि जो भी आर्टिस्ट हो, बेशुमार, अगर 1000 आर्टिस्ट भी हैं, वो सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अगर अब कोई पॉपुलर हो गया, ये हिट हो गया, उसने सोचा कि फ़नकार इस दौर का यही है, तो इसको ही बुलाया जाए, इसको ये किया जाए। तो जहाँ म्यूज़िक का सवाल है, क्योंकि देखें पहले एक होता था, एक चैनल होता था, 1-2 और चैनल आ गए थे, मगर अब बेशुमार ज़राए हैं। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, ये बेशुमार ज़राए हैं। क्या इसमें डिजिटल दुनिया में हमने अपना सुर, अपना रूह, अपनी म्यूज़िक सबको भेज दिया? हमने ख़त्म किया है, क्योंकि एक चीज़ की डेप्थ होती है ना। अब जैसे मोबाइल के कैमरे का जो फ़ोटो होता है, और पहले नेगेटिव से हम फ़ोटो बनाते थे, वो जो धुल के प्रिंट होके आता था, दूसरे तीसरे दिन हम 2-3 दिन इंतज़ार करते थे कि तस्वीर क्या आएगी। पहले गाने जगाते थे, अब सुलाते। पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने भारतीय टच खुद को लगा के गाने गाए, उनको ज़्यादा शोहरत मिली। पाकिस्तानी टच कम इस्तेमाल में आया पाकिस्तानी फनकारों के। उसका क्या सबब है? ये एक अलमिया कह लें इसको, कि इंडिया से जब आपके स्टैंप लगती है ना, मेड इन इंडिया टाइप का, जब सिंगर या कोई आर्टिस्ट या फिल्म स्टार आता है ना, तो उसकी वैल्यू तो बढ़ती है। ये एक अजीब सी बात है
कि वो पूरी दुनिया में, फिर वहाँ भी, बाहर भी, इंडियन शोज़ में भी होता है वो आदमी। ऐसे बेशुमार लोग हैं, मगर हम इसमें उस सिंगर का नहीं कहेंगे, उसमें कोई टैलेंट तो था। अगर वो इंडिया में गाया उसने जाके, तो उसका अपना टैलेंट भी था जो वहाँ जाके उसने गाया है। ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के पास इतने सिंगर हैं, उसको क्या ज़रूरत पड़ी हमारे पाकिस्तानी सिंगर को बुलाने की। उनको पता है ये हमारे पास नहीं है। क्या एक साजिश के तहत फ़न ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, साजिश हो तो नहीं रही है, मगर ध्यान नहीं है कुछ लोगों का ना इस तरफ, तो वो उसको जान करके तो नहीं किया, मगर लगता ऐसे ही है कि कोई ऐसी चीज़ है साजिश। वो ध्यान कुछ चंद लोगों पर है या उनके अपने दोस्तों के ऊपर है, जो उनसे लिंक के अंदर लोग हैं, उनके सिस्टम के अंदर आए हुए जो लोग हैं, उन्हीं पे ध्यान इस ज़्यादा वक्त है। पाकिस्तान में कमर हिलाने वाली हम्म। म्यूज़िक चल रही है, रूह जगाने वाली म्यूज़िक ख़त्म होती जा रही है। हाँ, रूह जगाने वाली म्यूज़िक तो वो अब रूह तो अब रही नहीं है। कमर हिला के हाँ, वो म्यूज़िक चलेगी। कमर रही है, थोड़ी दिन बाद कमर भी नहीं रहेगी। कमर भी नहीं रहेगी, वो कमर मोटी कमरा हो जाएगा वो। कमरा हो जाएगा। तो वो तो पहले अब कमर फिर हिलती क्या हुई म्यूज़िक होगा? देखेगी। तो देखें, अच्छी म्यूज़िक भुट्टो साहब कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मयारी जो चीज़ होगी ना, थोड़ी देर के लिए दब ज़रूर जाती है, थोड़ा अब उसके लिए मसले मसाइल आ जाते हैं, मगर वो ख़त्म नहीं होती। तो ऐसा म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक अच्छे सुनने वाले आज भी हैं, बेशुमार अच्छा सुनने वाले म्यूज़िक हैं अभी भी। बहुत सारी शोबिस के अंदर माफिया है जो आप समेत बहुत सारे फनकारों को ब्लैक लिस्ट कर देती है। कौन सी माफिया है? बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं। ये सलीम जावेद अगर वज़ीर सकाफ़त पाकिस्तान बन जाए तो क्या सकाफ़त में, म्यूज़िक में तब्दील करेंगे? आप देखिएगा, अगर कभी ऐसा मौका दिया भी, क्योंकि उसे ही बनाना चाहिए, फ़नकार को ही बनाना चाहिए, ताकि वो फ़नकारों का दर्द जानता है, और अच्छे वाले फ़नकार को, 2 नंबर फ़नकार को नहीं, जो सिर्फ अपना ही अपना सोचता है। आप देखें फिर चेंजेस, ये जो इतनी हमारी बातें हुई हैं, बेशुमार लोग हैं हमारे जो साइडों पे, जो बेचारे जिन डिज़र्व करते हैं, जिनका हक है, उनको जिनको मिलना चाहिए, फिर हम सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे ना, इंश्योरेंस भी बनाएंगे लोगों आपने की। फ़न के लिए कौन सी ऐसी कुर्बानी दी जिस पे आपको फ़ख्र हो? मैंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं भुट्टो साहब, बहुत सारी चीज़ें की हैं मैंने। कुर्बानी तो एक तो ये होती है कि मैंने अपना जो खेलने कूदने वाला दिन था ना, खेलने कूदने वाला, हाँ, वो अभी भी खेलने कूदने हाँ, वाला मैंने दिन है? कौन से अपनी जवान जवानी है अभी देख, भी? मैंने अपना बचपन भी और अपनी जवानी भी वो एंजॉय नहीं की है मैंने, मैं इसमें लगा रहा हूँ। और खेले अच्छा कूदे है, नहीं। अच्छा है, अगर मैं एंजॉय करता ना तो फिर एंजॉय कर रहा होता। अभी भी इंजॉय कर रहे हैं? नहीं, एंजॉय हम अब दूसरी तरीके से करते हैं, हम अपनी म्यूजिक को करते हैं, लोग वो दूसरी तरीके से एंजॉय कर लिया ना, दूसरे तरह से शोबिस में तो दूसरी तरह एंजॉयमेंट होती ना। उससे आप भागे हुए हैं। तो शादी है क्या? हाँ, शुगर है, एक एक है। शादी है। इसकी इश्किया नहीं, इश्किया नहीं है, ये मेरी फैमिली के साथ है, फैमिली से फैमिली ने की है मेरी, और अच्छा है ऑफर कि तो बहुत आती रही हैं आपको, लड़कियां भी बहुत आप पे मरती रही हैं जवानी से। अब भी जवान है, देखें, 40 साल से बस लड़कियां हाँ। आप पे मर रही है। कितनी मरी, कितनी बची? बस लड़कियां तो इस टाइम फारिग हुई भी फारिग होगी, वो बड़ी हो गई, फारिग हुई भी है, वो सारी मरे जा रही है फजूल में। अभी भी मरी जा रही है। हाँ, भी मरे जा रही है बेचारी। भाभी वो कुछ क्या, नहीं कहती, भाभी कुछ नहीं कहती, लड़कियां अभी भी मर रही है। भाभी अब जाके जो है ना, थोड़ा सा समझ वो गई, मेच्योर हो समझ गई है, समझ इतनी गई। उम्र हो गई है। शुरू में थे मसले मसाइल, बस ये थे, हाँ, जब भाभी भी सुनते यंग थे, थी, बहुत हम भी सुनते यंग थे बहुत बहुत सुनते ज़्यादा, थे। तो कभी बहुत। भाभी ने फिर मारा पिटाई की? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, बच गए। ये वाला माहौल तो नहीं मेरे घर इससे में भी रहा कि जैसे होता ना, अक्सर फनकार पिटते हैं, फनकार पिट रहे होते हमने हैं। भी देखे, आपने भी देखे, हाँ, उनको हाँ, छुड़ाने भी बिल्कुल चलते। बिल्कुल। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरे घर में सारा एक माहौल, जो हमारे अगर कोई आता है ना, आप यकीन करेंगे, मैं पॉप स्टार हूँ ना, मगर अब मेरे घर की इन्वायरमेंट देख लेंगे ना, वो एक डिफरेंट है। मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की, मेरी अपनी भी, मौलाई नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना। दूसरी सारी चीज़ों से सब पाक है। आपके अपने गानों में आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जो हमारे सुनने देखने वालों को गुनगुना के सुनाएंगे? देखिए, मेरा जो पसंदीदा गाना है वो है जिस दिन से देखा है तुमको सनम। और जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम,
तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। म्यूजिक के साथ और बात मेहरबानी होती है। सलीम भाई। आज सलीम जावेद के साथ बहुत सारी संगीत की दुनिया के मसाइल, फ़नकारों के मसाइल, फ़नकारों की ज़िंदगी, इलाकाई म्यूज़िक और उनके इदारे, सब पे अपने खुल के खरी बात की है। हज़ारों सवाल रह गए वक्त की कमी की वजह से, जो सलीम भाई और मेरे दिल में भी वो सवाल रह गए, जवाब रह गए। छोटे से वक्त में बहुत सारी बातें करना मुमकिन भी नहीं, मगर हमने कोशिश की है कि भंगड़ा म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, भंगड़ा किंग सलीम जावेद से बहुत सारी दिल की बातें, उनकी अंदर की खरी बातें, पाकिस्तान के अंदर सरकारी एवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ों पे नज़रअंदाजी फ़नकारों की, सब पे खुल के बात हुई है। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।